हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोगों को मैं आज गृह प्रबंध एवं आंतरिक संरचना, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बताती हूँ। टू द पॉइंट, मैं कोई चीज़ छोड़ती नहीं, जो इसमें मुझे दिख जाती है मैं बताती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि हमने क्या क्या आपको अब तक बता दिया है। तो हम लास्ट जो आपकी यूनिट्स है आंतरिक सज्जा, आंतरिक गृह सज्जा, उसमें से हमने कला के तत्व, कला के सिद्धांत, गृह सज्जा में रंगों की व्यवस्था, डिज़ाइन, रचनात्मक एवं सजावटी प्रकाश व्यवस्था में पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट में। उसके बाद आपका पुष्प व्यवस्था जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने ख़त्म कर दिया। एक इसमें से इम्पॉर्टेंट फर्नीचर बचा हुआ है जिसमें से कभी काल क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रकाश व्यवस्था पढ़ा रही हूँ, एक क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी कभी इस चैप्टर से भी। तो मैंने कहा छोड़ना अच्छी बात नहीं है, जब इतने करीब आ गए हैं तो थोड़ा के लिए क्यों बोलना कि मैंने नहीं करवाया। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने आपको प्रकाश के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, किसका परावर्तन ज़्यादा, किसका परावर्तन कम, कौन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा दिखाता है, कौन चीज़ों को छोटा दिखाता है, प्रकाश के कितने स्रोत है। तो आपने बताया प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक भी तो कैसे, तो सूर्य का प्रकाश, सन कह सकते हैं, धूप। और कृत्रिम तो बहुत सारी लाइट्स हैं जिसका प्रयोग करके, इलेक्ट्रिक का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, घर में उजाला या प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, इसके स्रोत क्या है, प्राकृतिक प्रकाश के अंतर्गत कौन सा प्रकाश आता है, उसका क्या बेनिफिट है, तो उसको मतलब अपने घर में अगर लाना है तो कैसे लाएं। तो दिया था हल्के पर्दे लगाए, हल्के प्रकाश फैलाने वाले रंगों का प्रयोग करें। अगर आपका कमरा छोटा है या कहीं पीछे बना हुआ है तो उस चीज़ के लिए था। अगर जलवायु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ कमरे की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग पर कुछ चीज़ें हमने बताई थी, जिसमें हमने बताया था सफ़ेद रंग जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन 85% करता है, एंड गहरा हरा रंग सबसे कम करता है जिसमें 7% होता है। ठीक है, और जो कुछ हल्का पीला, हल्का भूरा, ये सब 75% करते हैं, एंड जो भूरा होता है वो 30%, हल्का नीला 55%, रेड 13% और भूरा, प्योर भूरा 30% करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने बताई थी। धरातल को चिकना करके, जो कि मैं दिखाई थी, धरातल को चिकना करके आप प्रकाश को अंदर ला सकते हैं। दर्पण का प्रयोग करके, दर्पण जो होता है ना, 7% तक रोशनी को आपके घर के अंदर ला सकता है, या दर्पण लगाने से क्या होता है, आप इतनी रोशनी आपको पर्याप्त से 7% ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन अगर आपका जो मिरर है, अगर उस पर धूल कण लगा है तो क्या करेगी, 15 से 20% प्रकाश को और अवशोषित कर लेगी और अंधकार कर देगी। ठीक है, या धुआं वाले कक्ष का शीशा है तो 50% तक प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। अगर शीशे पे धूल पड़े हैं तो 15 से 20% तक करेगा, और धुआं खिड़की मतलब धुआं वाले कक्ष में शीशा है तो 50% तक प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। कमरे के सामान की मात्रा भी कम करके प्रकाश को बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादा प्रकाश क्या, ज़्यादा कमरे में ज़्यादा सामान क्या होती है, प्रकाश को मतलब अवशोषित कर लेती है। पर्दे को लगा के मैंने बताया था, गाढ़े रंग का अगर पर्दा आप लगाएंगे तो आपके घर के अंदर बाहरी प्रकाश कम आएगी। वो क्या करते हैं, 75% तक प्रकाश को अवरोधित करते हैं, गहरे रंग के पर्दे और मोटे पर्दे। ठीक है, जो पर्दे में प्लीट्स लगी होती है ये भी अवशोषित करते हैं। एक बात और, गर्मी के दिनों मैंने बताया था चिक वेनेडियन ब्लाइंड्स का अधिक प्रयोग किया जाता है पेंट के माध्यम से। कमरे के प्रकाश को घटाने के उपाय, यही आज पॉइंट आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछला रिवाइज आपको करवा दिया, चीज़ें क्या होती हैं याद हो जाती है, एक होता नहीं मतलब एक एनर्जेटिक हो जाते हैं वो चैप्टर को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कमरे में बहुत अधिक धूप एवं प्रकाश आती हो तो उससे अधिक कष्ट एवं व्यग्रता होने लगता है। गृह कार्यों को करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मन में, जैसे देखिए गर्मी के दिनों में सुबह ही 7-8-9 बजे तक प्रकाश बहुत तेज आने लगती है, और आपके जैसे सामने अगर कोई कमरा पड़ता है तो उसमें एकदम
अजीब सी तीखी दोपहर की धूप क्या होती है, एकदम आंखों को चुभती है, तो लगता है ना यार पर्दे लगा दो या रूम के दरवाजे बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हमें व्यग्रता और ये बेचैनी महसूस हो रही है। जी घबराने, चक्कर आने जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी बेचैनी में धूप से बचने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। भारी, मोटे, रुक्ष एवं गहरे रंग के पर्दों का प्रयोग करके, कमरे की पुताई, गहरे रंगों से एक प्रकाश शोषित करने वाले रंगों के प्रयोग से, खिड़कियों को बंद करके। ठीक है, भारी, मोटे, रुक्ष एवं गहरे रंग के पर्दों का प्रयोग करके कैसे प्रकाश को कम किया जा सकता है, तो देख लीजिए आप। भारी, मोटे एवं गहरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जिन कमरों में तेज धूप एवं आंखों को चौंधियाने वाली प्रकाश आती है, उनमें भारी, मोटे, गहरे रंग हरा, नीला, बैंगनी। क्यों? क्योंकि क्या इनका प्रकाश परावर्तन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है? ये भी इसमें मतलब अगर ज़्यादा प्रकाश आता है तो ये क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। हर इसका हरे का क्या है, 7% है। नीले का कितना है, तो 10% है या 8% है। गाढ़ा नीला का देखिए 8% है। और उसके बाद कौन सा कलर है, बैगनी का, बैगनी का नहीं दिया, लेकिन बैगनी का भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, परावर्तन क्षमता। तो इसलिए इन रंगों का प्रयोग करके आप रूम को क्या कर सकते हैं, थोड़ा हल्का, मतलब प्रकाश को थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्दे लगाना चाहिए, इससे कमरे में प्रकाश कम हो जाएगा। गर्मी के मौसम में ऐसे पर्दे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। बाहर से गर्म एवं लू वाली हवा भी कमरे में प्रवेश नहीं कर पाती। साधारण चिक या वेनेशियन ब्लाइंडों का उपयोग करके भी कमरे के प्रकाश को कम किया जा सकता है। इनके प्रयोग से मक्खियाँ एवं घरेलू कीड़े मकोड़े भी कमरे में प्रवेश नहीं कर पाते। इसका दूसरा लाभ यह होता है कि इनके प्रयोग से आवश्यकता अनुसार कमरे में धूप, प्रकाश एवं हवा की मात्रा को कम अधिक किया जा सकता है। किसके माध्यम से, तो आपको दिया हुआ वेनेशियन ब्लाइंड्स के माध्यम से और चिक के माध्यम से। वेनेशियन ब्लाइंड को जब चाहें तब लगा सकते हैं, वह खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गहरे और प्रकाश को शोषित करने वाले रंगों के प्रयोग से धूप को कम किया जा सकता है। मतलब प्रकाश को कम किया जा सकता है, धूप को तो नहीं, प्रकाश को। यदि कमरे में ज़्यादा रोशनी एवं धूप आती है तो इनमें प्रकाश को कम करने के लिए खिड़की, दरवाजे के सामने की दीवार पर ऐसा रंग पोतना चाहिए जो प्रकाश को अधिकाधिक शोषित करता हो। गहरे रंग प्रकाश में अंधेरे को अंधेरा कमरे में सक्षम रहते हैं। गहरे रंग प्रकाश में कमरे को अंधेरा करने में सक्षम रहते हैं। गहरा बैगनी रंग प्रकाशवान कमरे को भी अंधेरे में बदल देता है, बैगनी रंग की खासियत है। तीसरा पॉइंट दिया, खिड़कियों को बंद करके रखना। ये क्या था, कमरे को प्रकाश कम करने के तरीके। गहरे रंग के, मोटे, रुक्ष कपड़े का पर्दों में प्रयोग करो। डार्क कलर जिसके प्रकाश परावर्तन कम हो, जैसे नीला है, हरा है, ठीक है, बैगनी कलर है, इन कलर का प्रयोग करें। चिक और वेनेशियन ब्लाइंड को लगा सकते हैं। ठीक है, और प्लस क्या है, खिड़कियों को बंद करके। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट जिसे कहते हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा, तो आपने प्राकृतिक पढ़ा, जिसमें सूर्य, धूप, जिसको सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, जिसको क्या होते हैं, सुबह तो अच्छी लगती है, धीरे धीरे क्या होता है, व्याग्रता या आंखों को चौधियाने सा प्रतीत होता है। तो उसके लिए उपाय बताए गए थे। अब आप देखिए कृत्रिम प्रकाश, जिसे आर्टिफिशियल लाइट भी कहते हैं। आप लोग को साफ दिखता तो है, बता दिया करिए। तो फिर वैसे तो साफ दिखना चाहिए, पर पता नहीं। दिन के समय प्रकाश सूरज की रोशनी से मिलता है। रात्रि में प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत होते हैं चंद्रमा एवं तारे। परंतु चंद्रमा एवं तारे में इतना प्रकाश नहीं होता कि दैनिक गतिविधियों यथार्थ पढ़ना, लिखना, खाना पकाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सूक्ष्म कार्य संपन्न किए जा सके। इतना ही नहीं, अमावस्या की रात तो बिल्कुल ही काली और अंधेरी होती, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। अतः रात्रि में रोशनी प्राप्त करने के लिए कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कृत्रिम प्रकाश के लिए मोमबत्ती, दीपक, डिबरी, लालटेन, ये पहले प्रयोग होते थे। लालटेन, लैम्प, पेट्रोमैक्स, बिजली आदि का उपयोग किया जाता है। आजकल तो इन्वर्टर आ गया, घरों घरों में लग गया, जिससे क्या बहुत सुविधा हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसीलिए अब मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल होता है ना, वो भी बंद हो गया है मिलना। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ग्रामीण लोग आज भी कैरोसिन, अब नहीं मिलता, ये कैरोसिन का तेल अब बंद हो गया है। कैरोसिन के तेल का दिया, डिबरी, दीपक, लालटेन या लैंप का उपयोग कर रोशनी प्राप्त करते हैं।
शहरों में भी जब बिजली गुल हो जाती है अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है तब लालटेन या लैंप ही रोशनी प्राप्त करने का सरल एवं सस्ता साधन होता है। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था निम्नानुसार है। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था मतलब मानव द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करना। आर्टिफिशियल तरीका को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं। ठीक है, जो बनावटी हो। तो उसमें नंबर 1 पे क्या आता है? मोमबत्ती, जिसे कैंडल कहते हैं। थोड़े समय के लिए कृत्रिम प्रकाश प्राप्त करने की यह सबसे सरल एवं आसान तरीका है। इसका प्रकाश आँख पर शीतल प्रभाव देने वाला होता है मोमबत्ती का, परंतु मोमबत्ती का प्रकाश अत्यंत धीमा होता है, अतः पढ़ने लिखने, सिलाई कढ़ाई आदि करने का काम नहीं किया जा सकता। साथ ही ये काफ़ी महंगा होता है। इसका उपयोग अधिकतर शहरों में तब किया जाता है जब विद्युत व्यवस्था भंग हो जाती है। नेक्स्ट है 23 में कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं, इसलिए हम रुक ही नहीं रहे हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वहाँ पे टाइम अपना वेस्ट करते हैं। नंबर 2 है तेल का दीपक, ऑयल लैंप। ग्रामीण क्षेत्रों में तेल के दीपक जलाकर रोशनी प्राप्त की जाती है। मिट्टी के दिए में सरसों, अरंडी या महुए के तेल को भरकर रुई की बाती अथवा सूती कपड़े की बाती बनाकर जलाई जाती है। तेल के जलने से रोशनी मिलती है, परंतु तेल काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इनका प्रयोग यदा कदा पर्व त्यौहार के अवसरों पर ही किया जाता है। तेल के दीपक की रोशनी से घर में उपस्थित कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसलिए दीपावली के अवसर पर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। कहते हैं ना, उसके पहले गर्मी रहती है तो बहुत ज़्यादा बरसात खत्म हुई रहती है और बहुत कीड़े वगैरह गिरते हैं, फिर ठंड का वही हल्का सा जैसे शुभारंभ कह सकते होता है, और दीपावली आती तो जगह जगह दिए जलते हैं। और पहले, अब तो ये जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, लेकिन पहले क्या कृत्रिम ही है। तो पहले क्या होते थे, दिए सरसों के तेल के दिए, घी के दिए जलते थे। उसमें क्या होते थे, कीड़े उनको आकर्षित होते, ना कीड़े प्रकाश के प्रति आकर्षित होते, तो वो आते थे और क्या होता था, जल के ख़त्म हो जाते थे। परंतु इनसे आग लगने का भी खतरा बना रहता। कभी कभी होता है ना, लोग पर्दे वर्दे कर्टेन वर्टेन लगे अगर अगल बगल रख दिए, या हवा की वजह से पर्दा आके लग गया, या कोई चीज़ गिर गई, या बैठ की कोई चीज़, या कोई मतलब बहुत तरीके हैं जिससे आग पकड़ लेती है, नुकसान हो जाता है। हवा के झोंकों से दीपक बुझने का भी डर रहता है। तीसरा नंबर है लालटेन। गाँव में सुरक्षित तरीके से रोशनी प्राप्त करने के लिए लालटेन का उपयोग किया जाता है। लालटेन में कैरोब नहीं मिलता, केरोसिन तेल, इसलिए हम बार बार बता दे रहे हैं। लालटेन में केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। इसमें नीचे की ओर तेल की टंकी होती है जिसमें तेल भरा होता है। लालटेन देखा है ना आप लोगों ने? जो नहीं देखा है हमको बताएगा कि हमने लालटेन नहीं देखा, तो मैं उसको बना के ड्राइंग मतलब ग्राफ में बना के, मतलब एक आउटलाइन देके बताऊंगी कि क्या होता है, लालटेन कैसा था। तेल भरा जाता है, इसी के ऊपर बर्नर होता है। बर्नर के नीचे बाती को ऊपर नीचे करने के लिए पेंचदार गोल घूमने वाली रचना होती है जिसमें घुमाकर बत्ती की आवश्यकता होती है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन भी था इसके ऊपर कि जो बाती होती, जो बत्ती डालते थे लालटेन में, उसमें तेल पहुंचता है तो वो क्या है, तो जो केशिकाओं के माध्यम से, वो जो बत्तियां होती थी, जो उनके जैसे धागे जो होते हैं ना, वो उसमें था कि केशिकाओं के माध्यम से क्या होता है, ये तेल जो है बाती तक पहुंचता है। ठीक है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन था। घुमाकर बत्ती की आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे किया जाता है। बत्ती जलाने पर केरोसिन तेल लौ में परिवर्तित होकर प्रकाश देता है। लालटेन को व्यवहार में लाने से पूर्व निम्न बातों पर ध्यान था। उसको डेली सफाई करनी पड़ती है, उसको शीशा साफ करना पड़ता है, जहाँ तेल भरते हैं डालते हैं मिट्टी वाला, उसको सब बाती देखना पड़ता है कि छोटी या बड़ी है, कुछ चीज़ें हैं देख लीजिए। उसकी चिमनी ऊपर होती है, उसमें धुएँ वगैरह आते हैं, उसको भी सफाई करनी पड़ती है। लालटेन की चिमनी शीशे की सफाई प्रतिदिन की जानी चाहिए। सफाई न करने पे कालिक शीशे के ऊपर जम जाती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश कम निकलता। अगर क्या होता था, लालटेन का ना जो शीशा होता है काला हो जाता था। जब काला हो जाता था तो उस पर क्या होता था, मतलब प्रकाश कम बाहर आता है। आपने अभी देखा ना कि धुएं वाले अगर रूम में कोई शीशा है तो 50% वो क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, और अगर धूल मिट्टी है तो 15 से 20%। तो वही बात है, अगर उस पर धुआं लगा है तो 50% तो खुद ही प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लिया, और कम लाइट, डिम लाइट बाहर आती है। जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है कि मैं 4th या 5th में थी, तो मतलब लालटेन लैंप जलते थे, तो मैं क्या करती थी कि वो लालटेन जलता था, पढ़ते पढ़ते मेरा मन भर जाता था, तो मैं क्या करती थी कि उस पर ठक ठक ठक, मतलब पेन से ऐसे ऐसे करके, पेन से उस पर ऐसे ऐसे मारा करती थी शीशे पे, और शीशे पे कुछ ऐसा ऐसा लिख देती थी। तो जब उसको साफ़ करना हो, जैसे मेरे से मान लीजिए शीशा टूटा हो, या मेरी बहन है उससे टूट गया हो, तो क्योंकि मम्मी ने हमको ऐसे ऐसे करते देखा था, तो मम्मी मेरी कुटाई करती थी कि यही बदमाशी करती, यही तोड़ती है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। तो मैं लालटेन पढ़ी तो मुझे वो बात याद आ गई
कि मैं उस पे लैम्प के शीशे, लालटेन के शीशे पे पेन से कलाकारी करती थी और हल्का सा लगता था शीशा टूट जाता था। लालटेन की बाती के जले हुए भाग को रगड़ कर साफ कर देना चाहिए। बाती यदि समान रूप से नहीं जलती, जब मेरी बहन बड़ी मतलब वो बहुत साफ़ सफाई मतलब काम अच्छा करती थी, मम्मी का सपोर्ट करती थी, तो वही लालटेन साफ़ करती थी। अगर उससे भी फूट जाता था तो वो कहती थी मम्मी हमने ही दीदी फोड़ी, वही ऐसे ऐसे पेन से उस पर करते रहती है। तो वो मेरी गलती और उसकी पिटाई मेरी होती थी। बाती यदि समान रूप से नहीं जलती तो काट कर समतल कर लेना चाहिए। मतलब जो उसकी बत्ती है उसमें डालते हैं, अगर वो ये बताइए पोर्शन है जिसको जलाया जा रहा है, अगर ये सही से नहीं जली तो पहले उसको कैंची से क्या करना चाहिए, उसकी बत्ती को, मान लो ये बत्ती है और ये क्या होती है समतल आकार की पतली सी पट्टी की तरह होती है। जैसे आजकल सलवार वगैरह में डोरी अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो जो मिलती है वही थोड़ा सा चौड़ा करके, थोड़ा सा चौड़ा जो होता है वही वो बाती हो जाती है। तो जब वो जलते जलते ऊपर क्या होता है, कोई हिस्सा ज़्यादा जल जाता है कोई हिस्सा कम, तो वो सही से नहीं जलती। तो कैंची से क्या करना पड़ता है, उसको समांतर कर देंगे तो फिर वो सही से जलने लगती है। तो यही है, यदि बाती बहुत अधिक छोटी हो तो बदल देनी चाहिए। यदि बाती बहुत अधिक गंदी हो गई हो तो साबुन से धोकर सुखाकर फिर प्रयोग करना चाहिए। तेल वाले हिस्से को कभी भी 2/3 भाग से अधिक नहीं भरना चाहिए। कितना भाग? 2/3 भाग से अधिक नहीं भरना चाहिए। इससे अधिक भरने से लालटेन उठाते समय तेल छलक कर गिरने व आग लगने का डर रहता है। जलती हुई लालटेन को सावधानीपूर्वक एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना चाहिए। जल्दीबाजी में उठाने व ले जाने से लालटेन के बुझने का भी कहते थे ना, लालटेन भभक जाएगा। मतलब क्या, तेल चढ़ जाता था ऊपर और लालटेन क्या होती थी, बुझ जाती थी। मतलब ऐसे भग भग करके पूरा ऊपर तक पूरे आता था, मतलब कह सकते हैं आग की तरह से, और फिर लालटेन बुझ जाती थी। इसीलिए कह रहे हैं आराम से ले जाना चाहिए। कैरोसिन तेल को छानकर ही लालटेन में डालना चाहिए। बिना छने हुए तेल के प्रयोग से बर्नर जल्दी खराब हो जाता है। यदि लालटेन में कैरोसिन तेल वाले बर्तन में आग पकड़ ले तब इस पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि किसी बर्तन से ढक देना चाहिए ताकि आग स्वतः ही बुझ जाए। तो आप बताइए आग स्वतः कैसे बुझेगी? तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इसलिए आग बुझ गई। इसलिए ऑक्सीजन को कहते हैं ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन जब जहाँ पे ज़्यादा मिलती है तो क्या होता है, वो चीज़ें और तेज़ से आग जलने लगती है। नंबर 9 है, लालटेन की बाती को लौ उपयोगकर्ता की आंख के ऊपर आंख के बराबर नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे लालटेन में CO2 एवं धुआं व कालिक निकलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि लालटेन से कौन सा गैस निकलता है, तो CO2 निकलता है, धुआं निकलता है और क्या निकलता है, कालिक निकलता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। लालटेन के अतिरिक्त डिबरी या लैंप का उपयोग भी रोशनी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डिबरी से कम मात्रा में प्रकाश निकलता है परंतु अधिक मात्रा में धुआं, कालिक व CO2 गैस निकलता है। पेट्रोमैक्स, उसके बाद एक पेट्रोमैक्स है कि नीचे छोटा सिलेंडर होता था, ऊपर एक उसको क्या बोलते, नाम नहीं आ रहा, मतलब हल्का कपड़ा कागज की तरह कुछ, उसका नाम नहीं आ रहा मुझे, कुछ होता था, उसको सेट कर देते थे ऊपर वाले पोर्शन में। फिर वो जलते जलते खूब तेज सी रोशनी देता था, और वो अगर हल्का सा उस पर टच हो तो वो जैसे कपड़ा कोई जल रहा हो, वो हल्का सा क्या होता था, नीचे गिर जाता था। उसको पेट्रोमैक्स कहते थे। अब ये सब जब से इन्वर्टर आ गए ये सब चीज़ें बंद हो गई। पेट्रोमैक्स भी कैरोसिन तेल से जलता, कैरोसिन तेल से जलता था, याद नहीं आ रहा। इससे अधिक मात्रा में रोशनी निकलती थी, इसका प्रकाश अधिक तीक्ष्ण होता था जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था। इसकी रोशनी सिलाई कढ़ाई बुन, शादी वगैरह में पहले जब जिन लोग को जनरेटर वगैरह की सुविधा नहीं कर पाते थे, पैसे की कमी होती थी पहले बहुत, तो वो लोग क्या करते थे शादी वगैरह में या कभी छोटा मोटा फंक्शन तो पेट्रोमैक्स जला देते थे। अब ये किससे जलता था ये नहीं याद आ रहा, शायद कैरोसिन से जलता होगा। इसकी रोशनी सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए पर्याप्त होती है परंतु यह अधिक खर्चीला व महंगा साधन है जिसका दैनिक उपयोग सामान्य जनता नहीं कर सकती। इसमें बहुत अधिक कैरोसिन तेल की खपत होती है, अतः इसका उपयोग पर्व त्यौहार शादी विवाह के अवसरों पर ही किया जाता। बहुत तेज जलता ना, और आवाज़ भी एक होती है उसमें। पेट्रोमैक्स में नीचे की ओर तेल की टंकी होती है, इसमें हवा देने का पंप लगा होता है। जैसे आप स्टोव देखें ना, स्टोव में भी अगर आप कैरोसिन तेल डालेंगे तो उसको पंप करना पड़ता है। जब आप तक पंप से उसमें हवा नहीं भरते क्या होता है, वो नहीं जलता है सही से। अगर वो बुझता है तो फिर पंप करना पड़ता है, वही सिस्टम इसमें भी था। और अभी भी बहुत लोग क्या वो स्टोव तो रहता ही है, ठीक है। पंपों से हवा देने के लिए कैरोसिन तेल बर्नर की ओर ऊपर उठकर गैस में परिवर्तित होकर जलने लगता है। इसे जलाने के लिए बर्नर में नीचे की ओर एक कटोरी की व्यवस्था रहती है। बर्नर के ऊपर वो मेंटल बोलते थे उसको, देखो जो जलता था ना उसको मेंटल बोलते थे। ये बाती होती थी, मेंटल लगा होता था, यह मेंटल बाती की तरह काम करता था। पेट्रोमैक्स को जलाने के लिए पहले कटोरी नुमा बर्तन में स्प्रिट डालकर माचिस से आग जला दी जाती थी। फिर 1-2 मिनट बाद पंप से हवा देते थे हैं। जब
मेंटल थोड़ा जलने लगता था तब पंप से और अधिक हवा भर देते हैं जिससे पेट्रोमैक्स जलने लगता था, परंतु पेट्रोमैक्स के ठीक प्रकार से न जलने से तथा मेंटल के फट जाने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इसे जलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति को ही पेट्रोमैक्स जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वाकई में इसको जलाना थोड़ा कठिन था। नेक्स्ट है बिजली। आपने अब तक क्या देखा, वो थोड़ा आज से 10-15 साल के पहले वाला जो ट्रेंड, मतलब जो ज़माने में था वो देखा। जैसे मोमबत्ती तो आज भी है, लेकिन मोमबत्ती, लालटेन, लैम्प, पेट्रोमैक्स, ये क्या तब की सुविधा थी। अब इलेक्ट्रिक का ज़माना और इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें आ गई हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था में विद्युत प्रकाश व्यवस्था सबसे सुरक्षित विद्युत प्रकाश व्यवस्था, मतलब जो इलेक्ट्रिक से हमें प्रकाश मिलती है, ठीक है, जिससे सबसे सुरक्षित, श्रेष्ठ, उत्तम एवं क्या है, सस्ता साधन है। बिजली द्वारा प्रकाश प्राप्त सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हम पढ़ रहे हैं। ये जो आजकल तो एक बल्ब आ गया है ना, पहले जो रॉड ट्यूबलाइट जलती थी वैसे ही अब बल्ब आ गए, तो हम पढ़ रहे हैं तो इतना प्रकाश है तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं, इतना देर तक आपको समझा पा रहे हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। सोचिए एक मोबाइल का कैमरा है जिसे कैप्चर कर रहा है और आप तक पहुंचाता, आप देख लेते। क्या मैं लालटेन में पढ़ाती या मोमबत्ती में पढ़ाती तो ये चीज़ें आपको इतनी क्लियर दिखती? आप बोलते नो मैम नहीं दिखती। तो वही चीज़ सबसे सुरक्षित है, सस्ता है, श्रेष्ठ है और क्या है, उत्तम है। न इससे कोई गैस निकलती है, न धुआं निकलता है, ठीक है, न राख निकलती है। बिजली द्वारा प्रकाश प्राप्त सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पढ़ाई, खाने पकाने आदि के लिए उत्तम रहता है, परंतु विद्युत व्यवस्था करने से पहले यह देख लेना जरूरी होता है कि प्राकृतिक प्रकाश किस कोण से आता है, प्राकृतिक प्रकाश किस कोण से आता है, कितनी मात्रा में आता है और किन किन वस्तुओं पर पड़ता है। कमरे का कौन कोना अंधेरे में रह जाता है। यदि कमरे की सजावट एवं रंग व्यवस्था प्राकृतिक प्रकाश को ध्यान में रखकर की गई तो रात्रि में उसी प्राकृतिक प्रकाश को ध्यान में रखकर ही कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब आप पहले अपने घर में देखो कि जो सूर्य का प्रकाश किस तरफ से आता है और हमारे घर में कितना उजाला रहता है। मतलब अगर सूर्य का प्रकाश हमारे घर में रह रहा है और किधर से आ रहा है और उस रूम में कितना अच्छा प्रकाश रह रहा है, तो जिस साइड से सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में आ रहा है, आपके रूम में, आपके घर में आ रहा है और आपका रूम प्रकाशवान है, उसी दिशा में आपको बल्ब भी लगाने की बात कही जा रही है कि उसी दिशा में बल्ब लगाएंगे तो आपका कमरा क्या रहेगा, प्रकाशित रहेगा, अंधेरा दूर रहेगा। यदि कमरे की सजावट एवं रंग व्यवस्था प्राकृतिक प्रकाश को ध्यान में रख के की जाए तो रात्रि में उसी प्राकृतिक प्रकाश को ध्यान में रखकर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी चाहिए। दिन एवं रात के प्रकाश में समन्वय एवं संगति बना रहता है। मतलब क्या होता है, दिन और रात का जो प्रकाश है उसमें क्या होता है, एक बैलेंस बना होता है। साथ ही कमरे की सजावट का पूरा आनंद भी उठाया जा सकता है। बिजली द्वारा प्रकाश मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त करती है। एक बल्ब या ताप दीप्ति बल्ब या इनकैंडेसेंस कहते हैं, दूसरा ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट या फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है, फ्लोरेंस, हाँ फ्लोरोसेंस कहते हैं। बल्ब या ताप दीप्ति, ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति, इस चीज़ को याद रखिएगा। बल्ब, ताप दीप्ति बल्ब जो होता है उस पर क्या होता है, इनकैंडेसेंस होता है। ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति में क्या होता है, तो फ्लुओरेसेंस होता है। बल्ब या ताप दीप्ति, अब देख लीजिए कृत्रिम प्रकाश, बिजली का जो प्रकाश होता है मुख्यतः दो होता है, एक बल्ब या ताप दीप्ति और दूसरा ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति, ठीक है। बल्ब या ताप दीप्ति बल्ब या इनकैंडेसेंस, टाइम देख लें, है। बल्ब के प्रकाश को ताप दीप्ति भी कहा जाता है। जो 100 वाट का बल्ब रहता है ना, उसके बाद उस बल्ब से वो गर्मी निकलती है। अगर पहले हम देखे हैं कि उस बल्ब ऊपर जो गुड नाइट का वो चिप्स की तरह एक आता, टिकिया गुड नाइट की आती थी, लोग बल्ब के ऊपर रख देते थे और वो क्या होता था, वो गर्म रहती थी। वही जो विसरण वाला चीज़ है उसकी स्मेल से मच्छर नहीं आते थे। तो वही क्या होता, बल्ब या ताप दीप्ति, उसमें से टेम्परेचर आता है। बल्ब के प्रकाश को ताप दीप्ति भी कहा जाता है। बल्ब से हम सभी परिचित हैं। हमारे घरों में प्रकाश प्राप्त करने के लिए बल्ब का ही उपयोग अधिकतर किया जाता है और बल्ब सस्ता 20-25 रुपए का मिलता है। ये बल्ब नहीं जिससे हम, ये वाइट लाइट आ रही है, ये तो ट्यूबलाइट वाला प्रकाश है, लेकिन वो बल्ब जिसमें पीला प्रकाश आता है और टंगस्टन और फिलामेंट लगा होता है ना उसके अंदर, वही चीज़ है, वो वाले की बात की जा रही। बल्ब में टंगस्टन का धातु लगा होता है। देखिए पीछे चित्र बनाया है, देखो ये बल्ब है, ठीक है। ये तो मान लो ये बल्ब या ताप दीप्ति ये वाला बल्ब होता है जो हम लोग पहले घरों में जलाते थे, और इसके पतले पे क्या फिलामेंट का टंगस्टन तार होता है। देखो ये जिसे फिलामेंट कहते हैं, जो पतला पतला होता है, ठीक है।
तो ये लगा होता है। जैसे देखो ना, बल्ब कभी अगर फ्यूज़ होता था तो ये तार क्या होता था, टूट जाता था। पहले हम लोग देखते थे ये तार टूट जाता था, या कभी आप झटके से, अच्छा बल्ब है, उसको कस के हिला वगैरह कुछ के अगर तार टूट गया तो भी नहीं जलता था। ये सस्ता मिलता है, 15-20 रुपए का शायद मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, ये लाइट ज़्यादा खींचता है। अगर आप इन्वर्टर वगैरह से चला रहे हो तो ये ज़्यादा लाइट खींचता है। बल्ब में टंगस्टन धातु के पतले महीन तारों का फिलामेंट लगा होता है। आप समझ गए किस, ये जो इसमें ये जो होता है, जो ये पतला फिलामेंट होता है, किस धातु का होता है, तो आप बोलेंगे टंगस्टन के धातु का होता है। ठीक है। टंगस्टन में बहुत अधिक ताप को सहन करने की क्षमता होती है। बल्ब के अंदर शून्य वैक्यूम बनाकर टंगस्टन के फिलामेंट को व्यवस्थित किया जाता है। मतलब उसको व्यवस्थित कैसे किया जाता है, तो उसके अंदर बिल्कुल प्रेशर न रहे, वैक्यूम शून्य करके तब उसको फिट किया जाता है। जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह तार गर्म होकर जलने लगता है तथा कमरा प्रकाशमान हो जाता है, परंतु इससे दिन की तरह डे लाइट की रोशनी नहीं निकलती। साथ ही बल्ब के जलने से रोशनी के साथ ही ताप भी निकलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि उसके ऊपर क्या करते थे पहले लोग, ये गुड नाइट का वो आता, टिक्की आती थी चिप्स इस शेप का। कॉपी तो नहीं रखी, कॉपी इसके आप लोग देख सकते हैं। पहले एक गुड नाइट का इतना बड़ा सा, इतना ही बड़ा रहता था, एक टिकिया आती थी। ठीक है, चिप्स। अब तो ये आता है ना, मतलब आप जो जलाते हैं, यार लिक्विड आता है, अब तो इसको यूज़ करते हैं। पहले जो था ये टिकिया आती थी, इसका यूज़ करना पड़ता था, इसकी मशीन भी आती थी। लेकिन अगर लोग मशीन ख़राब हो गई तो बल्ब के ऊपर क्या करते थे, एक टिकिया रख देते थे और ये ताप मिलता था इसको, और इसमें क्या होता था, डिफ्यूज़न होता था और ये उड़ता रहता था और मच्छर नहीं आते थे। ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि साथ ही बल्ब कहाँ थे, परंतु इसके दिन की तरह रोशनी आती थी, पर साथ में इसके हीट आता था, इसलिए इसे तापदीप्ति इनकैंडेसेंस कहते हैं। बल्ब के प्रकाश से कमरे में पीलापन लिए प्रकाश आता है। आप लोग सब लोग जान रहे होंगे बल्ब क्या होता है, उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यह पीला प्रकाश कीट पतंगों पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तम रहता है। क्या रहता है, उत्तम रहता है, क्योंकि रात्रि के समय उड़ने वाले कीट पतंगों को पीले प्रकाश में देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, अतः कीड़े मकोड़े कमरे में प्रवेश नहीं कर पाते। किस कमरे में कितना प्रकाश चाहिए, उसी के अनुरूप बल्ब का चयन किया जाता है। अधिक प्रकाश के लिए ज़्यादा वाट का बल्ब कमरे में लगाना चाहिए। 0 वाट का बल्ब सबसे कम प्रकाश देता है। सबसे कम प्रकाश कौन देता है, तो 0 वाट का बल्ब क्या करता है, सबसे कम प्रकाश देता है। ठीक है। रात्रि के समय सीढ़ियों, बाथरूम आदि में हल्के प्रकाश के लिए 0 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। कहाँ पे, सीढ़ियों पर और बाथरूम पे। कौन सा बल्ब, 0 वाट के बल्ब का यूज़ करना चाहिए। 100 वाट का बल्ब पढ़ने लिखने के लिए अच्छा होता है। कितना, 100 वाट का बल्ब जो होता है वो पढ़ने लिखने के लिए अच्छा होता है, और 200 वाट का बल्ब सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए अच्छा होता है। 0 वाट का बल्ब कहाँ लगाएंगे, सीढ़ियों पर बाथरूम में। और 100 वाट का बल्ब कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो लिखने के लिए पढ़ने के लिए। 200 वाट का कहाँ यूज़ करेंगे, तो सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह के लिए 200 वाट का बल्ब यूज़ किया जाता है। आप क्या देख रहे थे, तो आप ताप दीप्ति इनकैंडेंस वाला जो बल्ब होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। बल्ब के प्रकार देख ले, टाइप ऑफ बल्ब, मोतिया बल्ब, नंबर 1 मोतिया बल्ब, नंबर 2 सफ़ेद बल्ब, नंबर 3 गुलाबी लिए बल्ब। 3 देख लीजिए, उधर होगा तो उसको भी देख लेंगे। पहला 1 नंबर है मोतिया बल्ब, जिसे पर्ल बल्ब कहते हैं। इसका शीशा धुंधला होता है, मतलब वाइट कलर होता है लेकिन थोड़ा धुंधला लिए होता है, अतः इससे निकलने वाली रोशनी आंखों को चकाचौंध नहीं करती है। ठीक है। घरों में रोशनी हेतु इसी प्रकाश के बल्ब का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद बल्ब क्लियर लैम्प, इसकी रोशनी काफ़ी तीव्र होती है जिससे आंखें चौंधिया जाती हैं, साथ ही इनकी परछाई भी पड़ती है। क्या होती है, परछाई भी पड़ती है, तो इनका उपयोग घरों में कम किया जाता है। किस बल्ब का, सफ़ेद बल्ब का। मोतिया बल्ब का क्या होता है, घरों में उपयोग किया जाता है। ठीक है। घरों में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। तीसरा है गुलाबी लिए बल्ब, पिंक टिंट बल्ब। इनका ऊपरी हिस्सा एनामेल धातु का बना होता है। जो गुलाबी लिए बल्ब होता है उसका ऊपरी हिस्सा किसका बना होता है, जो आपके दांत का सबसे कठोर होता है ना, एनामेल, उसका ये बना होता है। इसके फिलामेंट हरे नीले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जो गुलाबी रंग का कह सकते हैं पिंक बल्ब होता है, उसके ऊपर एनामेल की क्या होती है, धातु का ये बना होता है। इसका फिलामेंट जो होता है वो हरे और नीले रंग को क्या करता है, अवशोषित करता है और गुलाबीपन लिए प्रकाश देता है। कैसे, हरे और नीले रंग को पहले अवशोषित कर लेता, उसके बाद यह प्रकाश थोड़ी देर के लिए आंखों को सुहाता, अधिक देर ऐसे प्रकाश में रहने से बेचैनी और घबराहट होने लगती है।
नेक्स्ट है सोडियम बल्ब, नंबर चौथा है सोडियम वेपर बल्ब जिसे कहते हैं। सोडियम बल्ब में सोडियम भरा रहता है। सोडियम बल्ब में क्या भरा रहता है? सोडियम भरा रहता है। बल्ब में नियान गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? नियान गैस भरी रहती है। बल्ब में सोडियम भरा रहता है, बल्ब में नियान गैस भरी रहती है। जब इस बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गैसीय माध्यम से विसर्जन, मतलब वही डिफ्यूजन, विसरण होने लगता है, ठीक है, तथा नियान गैस लाल रंग में बदल जाती है। याद रखिएगा, सोडियम वाष्प बल्ब जो होता है इसमें सोडियम भरा रहता है, नियान गैस भरी रहती है। जब इसमें विद्युत, मतलब इसको जब, मतलब आप जैसे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित होती है, मतलब आप कहते हैं ना यार स्विच होता है ना यार, अच्छे से जो करंट लग जाएगा, तो वही जो करंट, वही जो इलेक्ट्रिक है, जब वो प्रकाश वाली ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक में कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है वो आपको प्रकाश में चेंज हो रही है ना, इसका भी रूप देखो बदलता है। तो आपको क्या होता है, गैसीय माध्यम से विसर्जन होने लगता है। जब इस बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गैसीय माध्यम से विसर्जन, डिफ्यूजन होने लगता है। माध्यम क्या है? गैस की। कौन सा गैस? नियान गैस। तथा नियान गैस लाल रंग में बदल जाती है, जिससे नली, ट्यूबलाइट गर्म होकर जलने लगती है। पहले एक ऐसा चला था ना, वो जो रॉड छोटा छोटा बल्ब होता था लेकिन पतला सा, उसमें व्हाइट व्हाइट सब कुछ भरा रहता था, उस बल्ब की ये बात हो रही है। अब तो ये गोल सा बल्ब आ जा रहा है, क्या कहते हैं अभी नाम नहीं आ रहा, आगे देखेंगे शायद होगा, जो जो ये वाला बल्ब होता है, देखिए शायद दिख रहा होगा, ये ऊपर आप बल्ब देख रहे हैं ना जो जल रहा है, वो वाले बल्ब की बात करें। अब तो ऐसा, पहले देखिए ट्यूबलाइट जलती थी, ये ट्यूबलाइट, लेकिन वहाँ पे एक गोल सा बल्ब जल रहा, उस बल्ब की बात हो रही है। तो वो अब ये बल्ब यूज होने लगा है, ठीक है। क्या हो गया, धुंधला क्यों हो गया? तो वही बात है कि अब क्या हो रहा है, बल्ब यूज हो रहा है। तो नली में क्या होता था, गैस लाल रंग में बदल जाती थी, जिससे नली ट्यूब गर्म हो जाती थी और धीरे धीरे सोडियम का वाष्पीकरण होने लगता था। लगभग 20 मिनट में पूरा सोडियम वाष्पीकृत हो जाता था और संपूर्ण कक्ष में एक विशेष प्रकार की पीली रोशनी फैल जाती थी। परंतु इस प्रकाश में वस्तुओं का स्वाभाविक रंग नहीं दिखाई देता, इसलिए इसका उपयोग घरों में नहीं किया जाता। खेल के मैदान में, उद्यान में, बगीचे में, शादी वगैरह जब रहता है तो देखिए जो लॉन वगैरह में खाने की व्यवस्था है, स्टेज वगैरह पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है। या अगर आप मेकअप करवाने गए हो किसी पार्लर में, तो वो भी क्या होती है, बहुत लाइट के सामने आपका मेकअप करती है, क्योंकि उसे पता है कि इसी लाइट के सामने इनको जाना है, तो इस लाइट में जैसा आप दिखोगे उसी लाइट पे भी वैसा दिखोगे, ठीक है। कौन सा बल्ब? सोडियम वाष्प बल्ब जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो सोडियम भरा रहता है और नियान गैस भरी रहती है। जब इसको विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये नियान गैस लाल रंग में बदल जाती है और पूरे ट्यूब में क्या होती है, फैल जाती है, सोडियम का वाष्पीकरण होने लगता है और ये क्या होता है, पीले रोशनी लिए हुए जलने लगती है, बहुत तेज जलती है। खेल के मैदान में, उद्यान में, बगीचा, सड़क आदि पे इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है मरकरी बल्ब। तो मरकरी बल्ब देख लीजिए, यह बल्ब सोडियम वाष्प बल्ब की भांति ही होता है, परंतु इसमें सोडियम के स्थान पे क्या भरा होता है, तो मरकरी भरा होता है, ठीक है। इससे हरापन लिए श्वेत प्रकाश निकलता है। विद्युत धारा प्रवाहित, कौन सा कैसा प्रकाश, तो हरापन लिए हुए, जो विद्युत निकलता है ना, हरापन लिए हुए निकलता है। विद्युत धारा प्रभावित किए जाने पर गैसीय माध्यम में विसर्जन वही विसरण होने लगता है, डिफ्यूजन, बल्ब प्रकाशवान हो जाता है। इसका उपयोग भी, टाइम कितना हो गया, अब बंद करूंगी। इसका उपयोग भी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, उद्यान, बगीचे आदि में किया जाता है। जैसे आजकल छोटे आकार में भी मरकरी बल्ब उपलब्ध होने लगे, जिनका प्रयोग घरों में किया जाता है। जो मैं आपको भी दिखाई नहीं, वही मरकरी बल्ब होता है, ठीक है, छोटा होता है। सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब विसर्जन स्रोत, डिस्चार्ज सोर्स से उत्पन्न प्रकाश वही विसरण स्रोत से उत्पन्न प्रकाश है। विद्युत प्रवाहित होते ही गैसीय माध्यम में विसर्जन होने, उसमें सोडियम था और नियान गैस भरी थी। जब क्या हो रहा था, आप प्लग लगा रहे थे या स्विच ऑन कर रहे थे, करंट दे रहे थे, तो जो नियान गैस थी वो फैलना शुरू हो रही थी और लाल रंग के प्रकाश के साथ जलना शुरू हो रही थी और सोडियम क्या हो रहा था, विस्फारित होने लग रहा था और आपको प्रकाश मिलने लग रहा था। तो वही कह रहा है, ये विसर्जन स्रोत से प्रकाश मिलता है। विद्युत प्रवाहित होती है, गैसीय माध्यम में विसर्जन होने लगता है, तब बल्ब प्रकाशमान हो जाता है, ठीक है। ये जो 100 वाट का बल्ब जो पहले यूज होते थे, अब तो इसका उपयोग नहीं किया था, क्योंकि जैसे ये होता है ना कि जैसे इन्वर्टर वगैरह ये 100 वाट होते तो ये ज़्यादा लाइट खींचते, ज़्यादा, जैसे आपको जो इन्वर्टर है, बैटरी लगी, वो भी क्या कर रहा है, विद्युत करंट ही तो सप्लाई करता है, तो ये चलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है, तो कम नहीं किया जाता है। इसके लिए वही जो मरकरी के छोटे बल्ब होते हैं उसका उपयोग किया था। ट्यूबलाइट अभी मैं आपको दिखाई हूँ, ट्यूबलाइट कल मैं आपको बताऊंगी। ट्यूबलाइट बताने के बाद देखते हैं कितना बचता है।
ज़्यादा नहीं बचेगा। मैं कल इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगी, फर्नीचर व्यवस्था आपको बता दूंगी। उसके बाद ये पूरा क्या होगा, एक यूनिट, और जो सबसे बड़ा कह सकते हैं आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन जो था आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रबंध मतलब आगे के जो चैप्टर है, गृह व्यवस्था मतलब कह सकते हैं कि आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उसके उत्प्रेरक तत्व, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये सब निर्णय जिसे डिसीजन कहते हैं, ये सब आपको मैं एक एक करके बताऊंगी। उसके बाद परिवार बताऊंगी, उसके बाद शक्ति व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन और क्या धन व्यवस्थापन बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको कार्य सरलीकरण बताऊंगी धीरे धीरे। बाजार है, फिर उसके बाद उपभोक्ता के कुछ नियम है, कुछ कानून है, धीरे धीरे बता के मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी आराम आराम से। ठीक है, अभी एग्जाम की न कोई डेट है न कोई सुगबुगाहट है। ठीक है, आप आराम आराम से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे हैं, शांति से बस पढ़ें। ठीक है, अपने लक्ष्य को निर्धारित किए रहें। चलिए, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।